गुड आफ्टरनून। फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर इवेंट्स को जज करना। फोरकास्ट बेसिकली बोला जाता है कि आप कोई चीज़ को डिस्प्ले करवा रहे हो, मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन में, और वो सारी रिप्रेजेंटेशन आपकी जजमेंट्स के बेसिस पे होती है। दो हाँ, पहले मैं एक दो टॉपिक कराने हैं, वो करा दूं, और उसके बाद फिर डाउट्स ही होंगे। मैक्रोज में डैशबोर्ड से मैक्रोज बताऊंगा मैं। नॉर्मल मैक्रोज आपके यूज का नहीं है। उसमें 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा ना? लगभग 1 घंटा अप्रोक्सीमेटली टोटल टाइम मान लो। नहीं आता, पता नहीं है तुम्हें। वैसे तो मात्र जाएगा चल तो यार इस सब ऑपरेशन को नहीं लगेगा। रिकॉर्डिंग देखनी है बाद में उठा लो। इसकी भी तो क्लास एक ही रिकॉर्डिंग देखनी है भाई। यार वो का कुछ नहीं, कोई नहीं भाई। यार पता नहीं, तीनों का कोई सिस्टम ही नहीं है। कभी 2 बजे, कभी 4 बजे। आज कितने बजे? 8 बजे से चल रही है। जब नवीन वाली फाइल के नाम से होगा ये। नहीं भाई, मेरे साथ रह के कंफर्टेबल फील होगा, और क्या अकेले जाओ। पढ़ते हो क्या? कॉलेज जाते हो? पढ़ाता है ये पूछा। और क्या? पढ़ने को पढ़ाता है। कौन सा सब्जेक्ट? कौन सा सब्जेक्ट? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर है। कौन सा सब्जेक्ट आप बताओ, सब पढ़ा दूंगा। सर नवीन है मेविन है? नवीन दोनों है, माविन भी है। भी पूछ रहा हूँ कौन सा। ये वाली नवीन फाइल है, ये वाली। सर ऐसा नाम क्यों रखा नवीन? नाम ऐसे किसी ने शेयर किया था ये, तो उसने अपने नाम से करा होगा, तब से वही चलता है। डर नहीं से चला रहा है। रिवाज भूल गए। माविन नाम है। टेन है तो मैं बोलता हूँ 2 और 15 25, ठीक है। सर डैशबोर्ड बनाओगे अभी? अभी तो फोरकास्टिंग बता रहे हैं। लो बात करने को नहीं हो। बनाया ले लो ना। बनाया तो फिर फायदा क्या? तो आपने बनाना तो सिखा ही दिया था ना पहले। मैक्रोज से बताऊंगा, मैक्रोज से उससे बनाना डैशबोर्ड बनाने का प्रोसेस सेम है, कुछ चेंजेस है बस। ये एक फ्रीलांसिंग वर्क था किसी के पास। सर रैंडम बटन यूज कर लो ना। रैंडम नहीं, वैसे नहीं, पैटर्न में देने हैं। अच्छा 1,20,000।
अच्छा आरएन between निशा मैम है सर यहाँ पे? हाँ, वो जो इनसे भी आपकी बात हुई थी वो निशा मैम, हाँ वहीं बैठे हैं। बात करनी। जाओ। सर इंटरव्यू में फॉर्मल कपड़ों में जाने। हाँ हाँ, कंपल्शन ऐसा नहीं है, तुम्हें अंदर नहीं बुलाएंगे, लेकिन एक बेसिक अपना खुद का होता है। अब बाल खड़े करके जीन्स ऊपर चढ़ा के पहुंच जाओ तो वो तो बिल्कुल नहीं लगेंगे। हाँ, you should be formal, otherwise आजकल इनका कल्चर ही और टाइम में तक लगेगा। स्टैंडर्ड जो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। सर सीवी में क्या क्या सकते हैं अपने बारे में? वो बारे में सीवी रख सकते थे एज पर सीवी फॉर्म। बताऊंगा, रुक जाओ, फिलहाल अभी पढ़ लो। वो भाई देखो सर नीचे छोड़ दिया क्या? हाँ वो मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स एंड अमाउंट्स लिखा है कुछ डेट्स के बेसिस पे, ठीक है। जज अब है कि अगर आपके पास जनवरी 1 फरवरी 10 में ये प्राइस यूज थी, तो बताओ कि 15 फरवरी को अप्रोक्सीमेटली क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं फोरकास्टिंग से। अब देखो फोरकास्टिंग में ना मेथड्स बहुत सारे हैं, तरीके बहुत सारे हैं, अलग अलग डिपेंड अपॉन देयर यूजेज और डिपेंड अपॉन देयर डेटा। आप अभी यहाँ पर एक्सेल में दो तरीके से यूज कर सकते हो। आप पहला तो यहाँ पे लिखोगे इक्वल्स टू FORE, तो आप देखो फोरकास्टिंग एस्टिमेट, कॉन्फिडेंट, सीजनैलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड लीनियर में से आपको यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली फोरकास्ट चूज करना है, ठीक है। ये फोरकास्ट मेथड आप चूज करोगे, सबसे पहले पूछ रहा है आपसे कि x वैल्यू क्या है, कि मतलब आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है। तो देखो मेरे को x क्या है, यहाँ पर ये डेट है जो फाइंड करना है, ठीक है। कॉमा नोन वाइज, अगर x एक डेट है तो मेरे पास नोन वैल्यू क्या होगी, y क्या होगा, फिर प्राइसेस होंगी। और प्राइस में ये कह रहा है नोन y बताओ कि जो वैल्यूज आपको पता है, तो देखो ये प्राइस रेंज मुझे पता है। कॉमा नोन एक्सिस, x की कौन सी वैल्यू आपको नोन है, तो ये स्टार्टिंग से एंडिंग तक ये सारी x की वैल्यूज नोन है आपको। फॉर्मूला क्लोज, एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास यहाँ पर एक प्राइस जजमेंट आएगा कि यहाँ पर एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है, जिसके अकॉर्डिंगली कुछ इतना अमाउंट हो सकता है आने वाली 15 फरवरी को। अब देखो यहाँ पर आप एग्जैक्ट डेट ना लिखकर ईयर लिखते तो ये फॉर्मूला आपको आंसर दे देता। आप ज्यादा गैप के बीच का वैल्यूज देते तो भी ये फॉर्मूला लिख देता। लेकिन अगर सपोज मैं यहाँ पर यही एग्जांपल को दूसरी जगह पे कॉपी करूँ और मैंने बोला कि मेरे पास कुछ इस तरीके से डेटा है जहाँ पर ये वैल्यू मेरे पास नहीं है और मैं चाहता हूँ ये वैल्यू को पता करना, तो फॉर्मूला से तो हमने देखा नॉर्मली फोरकास्टिंग यहाँ कैसे काम कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम डेटा टैब में जाते हैं तो एक और ऑप्शन होता है फोरकास्ट शीट के नाम से। इसके लिए आपको क्या करना है, डेटा पे एक बार कहीं पे भी क्लिक करना है, फोरकास्ट शीट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये देखो डेटा जहाँ पे भी आपका क्लिक था वो सिलेक्ट हो गया। तो अब ये जो फोरकास्ट शीट है आपको यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई मिल रही है। जो ग्रीन बार है वो ग्रीन बार आपको बता रहा है ये आपकी नॉन वैल्यूज है, और जो ये ऑरेंज बार है ये आपको बताता है कि ये पॉसिबिलिटीज है आपके प्राइस अमाउंट आने की। अब तीन पॉसिबिलिटीज कैसे हैं, सबसे पहली चीज यहाँ पे फोरकास्ट एंड आपको यहाँ पे एक नहीं तीन वैल्यूज देगा 25 फरवरी तक। साथ के साथ आप यहाँ ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो कुछ अदर चीजें भी देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे रेंज अपने आप यहाँ पे लिया है, कौन सा मेथड यूज करा है, यहाँ पे इंटरपोलेशन मेथड यूज करा है, ठीक है। ये इंटरपोलेशन आएगा आगे मशीन लर्निंग वाले पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे जो एग्रीगेट वैल्यूज हैं उनको एवरेज के फॉर्म में यहाँ पे लिखा है कि ऑन एन एवरेज इतना ही प्राइस आपका आ सकता है।
ठीक है। ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना, इसकी वजह से 3 अलग-अलग वैल्यूज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिल रही है, जो कि आप इसका एक जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री टर्म होता है, जिसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हो, अल्फा। अल्फा 5% यहाँ पर कंसिडर किया गया है, इसीलिए कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, जिसकी मदद से आपको यहाँ 3 वैल्यूज़ देखने के लिए मिली है। अगर आपका ये डेटा कॉन्फिडेंशियली 95% तक ठीक है, तो एक चांसेस है कि आपका डेटा 100% ये अगर होगा, तो ये जो मिडल वाली लाइन है, ये आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। अगर आपका डेटा 5% और ज़्यादा कम, यानी कि 90% कॉन्फिडेंस के साथ ये डेटा है, तो आपका इस तरीके की वैल्यू आ सकती है, ये सॉरी ग्रेड लेसर वाली, कि आपका प्राइस कुछ इस तरीके से जाएगा। अगर आपका डेटा ओवरफिटिंग है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, तो आपका जो वैल्यूज़ है वो कुछ इस तरीके से बढ़ती हुई, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगी फिर आपको। ये कैसे आया, क्यों आया, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे आगे। 100% कभी ले नहीं सकते। सर पर हमने जो डेटा लिखा होगा हमने सही लिखा होगा। रियल लाइफ में आपकी आइडियल चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। इसका यूज उसमें होता है ना स्टॉक मार्केट में। एक एप्लीकेशंस है उसमें, हाँ, लेकिन ये हाइपोथेसिस का पार्ट होता है जैसे वैसे। जो इसका ये जो लोअर वाला था, नीचे वाला था, इसमें जहाँ तक इसमें मतलब बताया कि यहाँ तक जा सकते हैं, हम वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और ऊपर तो कितना भी जाए उतना तो प्रॉफिट ही है। तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में होता है, वो भी एक एप्लीकेशन है, लेकिन कंप्लीट पार्ट नहीं है ये, उसके अलावा भी और जगह यूज किया जाता है। ठीक है, गुड आफ्टरनून। क्रिएट करते हैं जैसे ही मैं यहाँ पर, तो देखो एक न्यू शीट ऐड हो जाएगी, शीट नंबर 3 के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि एक चार्ट तो यहाँ पे बना है, पहले ये टेबल हम समझते हैं। ये वो वैल्यूज थी जो मैंने पहले से प्रोवाइड करी थी प्राइसेस की। आप देखो फोरकास्ट प्राइस की, अगर इसी के अकॉर्डिंग 95% कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ, तो कुछ इतना प्राइस आपका यहाँ पे कैलकुलेट होकर मिल सकता है। लोअर कॉन्फिडेंस की आपकी वैल्यूज ज्यादा कॉन्फिडेंशियल नहीं है, मतलब कि वैल्यूज में चेंजेस हो सकते हैं, और लोअर मतलब कम कॉन्फिडेंस है डेटा पे, तो आपका ये जो वैल्यूज है कुछ इतना अमाउंट से वेरी कर सकती है। नेक्स्ट है अपर कॉन्फिडेंस। अपर कॉन्फिडेंस यानी कि ओवरफिटिंग डेटा है, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है और एग्जैक्ट सेम ही पैटर्न की कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर ये कुछ अमाउंट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं इन फ्यूचर, जिसको ग्राफिकली आप यहाँ पर देखोगे तो देखो फोरकास्ट प्राइस यानी कि 95% कॉन्फिडेंस है, ये जो डार्क वाली लाइन है ये आपको यहाँ पे शो हो रही है। ये ग्राफ के स्टेप वापस बताना उससे एक बार। डेटा टैब में जाना है और यहाँ पे फोरकास्ट शीट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है बस। ठीक है, तो सर इसमें 3 जो डेट की वैल्यू है वो अलग से अपने अपने मतलब हिसाब से दिया, आपने एक कॉलम ही छोड़ा था। हाँ, एक रो छोड़ी थी। तो जैसे इसमें 3 दिया, अगर हम उससे ज्यादा मतलब लेना चाहें आगे तक का, ठीक है, अगर ज्यादा लेनी है तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे मान लो ये डेटा है, आप डेटा टैब पे आए, यहाँ पे आपने फोरकास्ट शीट बोला, आप एंड बता दो कि मैक्सिमम लास्ट डेट आपको क्या चाहिए। आपने ये डेट डाली थी तो उसके अकॉर्डिंग नहीं, ये वाली तो अभी इसने खुद ही दी है कि 25 तक मैं बता दूं। आप यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करो, आपको जब तक की चाहिए, मान लो मेरे को 4 मार्च तक की चाहिए, तब आप इसको क्रिएट कर दो। तो आप देखो 25 फेब, 2 मार्च, 4 मार्च तक की कुछ और वैल्यूज यहाँ पर ऐड होती हुई आपको दिख जाएंगी फिर। ठीक है, अब कितनी एग्जैक्ट कितनी चाहिए वो फिक्स नहीं है, लेकिन एंड डेट फिक्स है। ये आपको 4 वैल्यू दे सकता है, 10 दे सकता है, 5 दे सकता है, कैसे दे? आपका जो डेटा है उसमें पैटर्न को खुद ऑब्जर्व करेगा पहले कि क्या क्या पैटर्न्स है। ठीक है, तो ये एक्सेल के थ्रू फोरकास्टिंग का मेथड होता है। अब बेसिकली मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ कि ये जो हमारे पास चार्ट बना है, आप यहाँ पर जाओगे तो आपको ना मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकेंड रुको, फॉर्मेट, ये रहा, डबल क्लिक करोगे ना तो ऐसे यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको, सेकेंड रुको, हाँ, जैसे ही आप ये लाइन पे क्लिक करोगे
लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको ये ना फिल एंड लाइन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे अगर, तो स्क्रॉल करने के बाद एक आपको यहाँ पे रुको ट्रेंड एक्सिस का मेथड मिलेगा। ये वाली लाइन, एक सेकंड, इस पे क्लिक करते हैं। ये सीरीज कौन सा फॉर्मूला है? रुक जाओ, एक काम करो, हाँ देखो यहाँ पे सीरीज, इस पे ना किसी लाइन पे क्लिक करोगे, बना नहीं रहा अपने आप, किसी भी लाइन पे क्लिक करना, ठीक है। डिजाइन का ऑप्शन होगा, यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन मिलेगा आपको। ट्रेंड लाइन में आप देख सकते हो कि नन, कोई ट्रेंड लाइन नहीं है। एक लीनियर टाइप का रिलेशन प्लॉट करने की कोशिश करेगा, एक्सपोनेंशियल रिलेशन की कोशिश करेगा, लीनियर एक फोरकास्ट करेगा, मूविंग एवरेज करेगा। ये कुछ ना जो आपके मैथमेटिकली नाम होते हैं बेस्ट फिट कर्व वाले, उस बेस्ट फिट कर्व को प्लॉट करने के कुछ मेथड्स हैं। जहां पर आप मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कुछ ये ऑप्शंस आपको यहाँ दिखाई देंगे। एक मेथड होता है एक्सपोनेंशियल मेथड, लीनियर मेथड, लॉगरिथमिक मेथड, पॉलिनोमियल मेथड, पावर मेथड, मूविंग। चलेगा कि मुझे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। जो आपकी ये जो ब्लू लाइन है, जो ऑप्शन आपकी इस ब्लू लाइन से सबसे ज्यादा रिलेट रखेगा वो आपका सबसे बेस्ट मेथड कंसीडर करेगा। एक्सपोनेंशियल मेथड देखो आपकी ब्लू लाइन से ज्यादा दूर दूर की तरफ है। लीनियर मेथड देखो थोड़ा सा और ज्यादा पास आ जाता है, ठीक है। लॉगरिथमिक मेथड में देखो लोअर से वैल्यू स्टार्ट होती है और अपर तक यहाँ पर जा रही है। जनरली आप लीनियर टाइप का रिलेशन ही यहाँ पर प्लॉट करते हो, जिसमें आपको ना यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट का। आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे आप डिस्प्ले इक्वेशन पे क्लिक करते हो ना, तो आपको यहाँ पर एक लाइन की इक्वेशन मिलेगी जो कि एक जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है, y इक्वल्स टू mx प्लस c वाली, ठीक है। ये लाइन इक्वेशन की मदद से ही ये जो कर्व क्रिएट हुआ है डॉटेड लाइन वाला, ये कर्व को बनाया गया है, ठीक है। इस इक्वेशन को निकालने का कुछ मेथड्स हम पढ़ेंगे जो कि रिग्रेशन में आता है, रिग्रेशन में हमने पढ़ा है, ठीक है। कुछ लोगों ने पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा, वो भी बताऊंगा अभी। फोरकास्ट पावर भी एक पार्ट है। क्या? पावर भी का पार्ट है? नहीं, नॉर्मल। देखो एक यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू। ये जो आर स्क्वायर वैल्यू है ना, ये भी आपका रिग्रेशन का ही पार्ट होता है। जहाँ पे ये जो आर है, इसे गॉसियन वैल्यू बोला जाता है, इस वाले आर को, ठीक है। आप जब ये ट्रेंड लाइन पे आप आओगे तो अब आपको देखो, अगर लाइन देख के नहीं पता चल रहा कि कौन सा मेथड ज्यादा बेस्ट है मेरे इस चार्ट के लिए, या फिर ट्रेंड लाइन कैसे बनेगी, तो अब इसका तरीका क्या है, आप यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज पे क्लिक कीजिए, अलग अलग चार्ट्स बनाइए। जिस भी चार्ट में सबसे लेसर आर स्क्वायर वैल्यू आती है, वो आपका सबसे बेस्ट मेथड होगा इस कर्व को प्लॉट करने का। तो देखो मैं एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करता हूँ, वैल्यू है 985, देन 989, 993, 994, 993 हो गया, ठीक है। 993 ये वाला जो पार्ट है, एक तो ये और एक ये पॉलिनोमियल। अब देखो पॉलिनोमियल की मैं यहाँ पे 994 आया है, ये है 989, ये सबसे बेस्ट मेथड है फिर, क्योंकि वो 99 पे है, ये 98 पे है। तो वो तो 985 था ना, तो वो ज्यादा कहाँ पर, कौन सा वाला? हाँ ये ज्यादा मेथड है, बेस्ट है फिर। अब देखो ये एक्सपोनेंशियल क्यों बन रहा है। सबसे पहले तो मुझे पता चला आर स्क्वायर वैल्यू से मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ। अब मेरी जो वैल्यूज है ना, वो कुछ कम ज्यादा के साथ एक टाइम के बाद देखो जनवरी 31 से फरवरी मंथ में आते ही थोड़ा सा इंक्रीज हुई है। तो अब ये क्या ऐसा मान के चलेगा कि जो मेरे पास यहाँ पे मार्च मंथ है ना,
मार्च मंथ में भी और थोड़ी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अभी तो मैं एक एक डेट वाइज कंसिडरेशन कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं मंथ वाइज कंसिडर करूंगा तो वो कैसे क्या मान के चल रहा है, किस बात को सच मान रहा है कि आपकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल टर्म्स में होगी फिर। इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा लेसर आर स्क्वायर वैल्यू आई है। अब ये जो आर स्क्वायर वैल्यू है, गॉसियन वैल्यू है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड में ही काम करती है। जहां पर जो मैंने आप सबको पढ़ाया होगा, एक मेथड मैंने बताया था कि बेस्ट फिट कर्व कैसे बनता है, कि एक ऐसी लाइन जो सभी वैल्यूज से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रखती है वो बेस्ट फिट कर्व होती है। तो ये जो आर स्क्वायर है ये वो डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो ये यूनिट जितना ज्यादा लेसर होगी उतना ज्यादा आपका जो ग्राफ है वो एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है? क्या कह रहे हो? लिख कर बताओ, आवाज ठीक नहीं आ रही। टेक्स्ट बॉक्स में लिखो एक बार क्या कह रहे हो। देखो, एक तो ये था फोरकास्टिंग, इसके अलावा ठीक है। अब देखो आपके पास ना यहाँ पर एक डेटा है, ठीक है, ये कुछ डेटा यहाँ पर गिवन है। आपसे क्या बोला जाता है कि मुझे ना एक ऐसा डैशबोर्ड बनाना है जहाँ पर ये जो कस्टमर्स लिखे हैं, ठीक है, ये कस्टमर्स ना वैसे तो लिमिटेड ही होंगे, वो ऐसा नहीं है अनलिमिटेड है। और मैं चाहता हूँ कि मैं जिस कस्टमर का नाम लिखूं उसके बेसिस पे मेरे पास एक नया ग्राफ तैयार होकर आ जाए, ओ सॉरी मतलब पूरा एक नया डैशबोर्ड बन जाए अकॉर्डिंग टू दिस कस्टमर। ठीक है, अब यहाँ पर आपके मन में सबसे पहले आ सकता है कि मैंने जैसे आज तक डैशबोर्ड्स बनाने सीखे हैं मैं वैसे ही डैशबोर्ड बना देता हूँ, और वैसा डैशबोर्ड बना के फिर मैं क्या करूंगा कि आप ये कह सकते हो स्लाइसर लगा दूंगा इस कस्टमर नेम पे। तो जिस कस्टमर के नाम पे क्लिक करूंगा वही कस्टमर फिर मेरा पूरा डैशबोर्ड चेंज हो जाएगा उसी कस्टमर के नाम से। लेकिन अब आपसे यहाँ पे बोल दिया जाए कि आपको ना स्लाइसर के बेस पे डैशबोर्ड नहीं बनाना, आपको यहाँ पे मैक्रोस की हेल्प लेनी है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास पूरा एरिया है यहाँ पर मैं ये नहीं देख पा रहा कि मुझे अगर नाम 3 वाला कोई भी इंसान है तो इस नेम 3 वाले कस्टमर की डिटेल दिख जाए। मैं डैशबोर्ड तो बना सकता हूँ पर डिटेल ऐसे नहीं देख सकता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर्स पे जाना पड़ेगा, यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर अप्लाई किया। फिल्टर अप्लाई करने के बाद मैंने बोला कि मेरे को सारा डेटा नहीं देखना, सिर्फ इस नेम 10 वाले कस्टमर का वैल्यूज देखनी है। तो ये नेम 10 वाला कस्टमर यहाँ पर अब आ गया। तो ये तो मैं फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ, मैं ना एग्जैक्टली ओरिजिनल डेटा में चेंज नहीं करना चाहता, ओरिजिनल डेटा मेरा एज इट इज रहे, इंटैक्ट रहे। मैं चाहता हूँ एक दूसरी जगह पर कहीं पर भी जिस भी वैल्यू को मैं सर्च कर रहा हूँ वो वाले सारे इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे पता चल जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस शीट को नाम दे देता हूँ रिजल्ट डेटा। ठीक है, कि मुझे रिजल्टेंट डेटा के ऊपर काम करना है। और एक शीट बनाता हूँ, इसमें मैं सारी पाइवेट्स को स्टोर करूंगा।
और एक शीट बनाता हूँ, यहाँ पे मैं डैशबोर्ड बनाऊंगा। ठीक है, तो ओरिजिनल डेटा जहाँ पे सारा डेटा रहेगा, इस डेटा में मुझे चेंजेस नहीं करना, या मेरे पास एक्सेस नहीं है, या मैं इसमें कुछ भी फिल्टर अप्लाई नहीं कर सकता। कंपल्सरली आपको अब ऐसी कंडीशन दी गई है। और आप चाहते हो रिजल्ट डेटा में अगर मैं नाम लिखूं, सपोज मैं यहाँ नाम लिखूं कस्टमर 6, तो कस्टमर 6 का सारा डेटा आ जाए, और उस नए डेटा के बेस पे पाइवेट्स भी चेंज हो जाए और डैशबोर्ड्स भी चेंज हो जाए। ठीक है, तो अब ये पूरा काम कंप्लीट करने के लिए पहले मैं यहाँ पर एक शीट बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ मैक्रोस का क्या काम है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे टेस्ट नाम दे देता हूँ इस शीट को। अब सपोज मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये रही। ठीक है, जो मैक्रोस की क्रिएशन थी वो इसलिए करी गई कि आपको कोई ऐसा काम जो बार बार करते रहना पड़ता है, आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, और रिकॉर्ड करके एक बार आपने जो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी, जैसे ही आप दोबारा उस मैक्रो को यूज करोगे वो सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दोबारा चल जाएंगे। इसका मतलब क्या कि सपोज आपके पास यहाँ व्यू पे आओगे तो यहाँ मैक्रोस का ऑप्शन मिलेगा। आपको क्या करना है, दो ऑप्शन है कि रिकॉर्ड मैक्रो और व्यू मैक्रो। रिकॉर्ड में आप मैक्रो की स्टेप्स क्या है वो 1 बाय 1 स्टेप्स को रिकॉर्ड कर सकते हो, और व्यू मैक्रो में कितने मैक्रो बने हुए हैं वो देख सकते हो। तो अभी इस शीट में एक भी मैक्रोस नहीं है। उसका रीजन कि जब आप किसी भी शीट में मैक्रोस बनाते हो ना, तो आपको उस शीट को स्टोर भी करना पड़ता है मैक्रो एनेबल्ड एक्सेल वर्कबुक के फॉर्म में। अगर आप मैक्रो एनेबल्ड एक्सेल के फॉर्म में स्टोर नहीं करोगे तो वो मैक्रो फिर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करता हूँ कि मुझे मैक्रोस रिकॉर्ड करने हैं। मैक्रो का नाम क्या देना है, मैंने यहाँ पे टेस्ट नाम दे दिया। आप अपनी खुद की कोई शॉर्टकट की बना सकते हो, लेकिन कोई पहले से शॉर्टकट की नहीं होनी चाहिए वैसी। मान लो कंट्रोल ए, कंट्रोल एस, कंट्रोल डी, कंट्रोल आई, ये नहीं यूज कर सकता क्योंकि ये पहले से फिक्स्ड है। इस मैक्रो में क्या होने वाला है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, और ये मैक्रो कहाँ कहाँ काम करेगा वो आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ दिस वर्कबुक रखता हूँ, इस वर्कबुक में जितनी शीट है सब जगह पे काम कर जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ, अब आप अपने कीबोर्ड से चाहे कुछ भी लिखो, कहीं भी क्लिक करो, वो सब कुछ रिकॉर्ड होगा। अगर मैंने क्लिक किया कि मैं H4 पे आया, तो जैसे ही मैं मैक्रो को यूज करूंगा पहले वो H4 पे जाएगा, भले ही मेरे को यहाँ काम कुछ भी ना करना हो। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा कुछ ऐसे सेल मर्ज कर दिए, होम रिबन पे गया, मर्ज सेंटर कर दिया, इसको सेंटर अलाइन कर दिया, इसका साइज मैंने इंक्रीज कर दिया 24। यहाँ पे मैंने रिपोर्ट लिख दिया, और इस टेक्स्ट को मैंने अंडरलाइन किया, इसको मैंने एक कलर भी दे दिया, ये कलर दिया है। और मैं यहाँ पे सपोज सेल्समैन लिखता हूँ, यहाँ पे मैं टारगेट लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने सपोज एग्जांपल अचीव्ड लिख दिया, यहाँ पे मैंने रिमेनिंग लिख दिया, और यहाँ पर मैंने टारगेट अचीव्ड रिमेनिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी लिख दी। ठीक है, एक जगह छोड़ के। और मुझे क्या चाहिए, ये एक हेडिंग बन जाए, मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, इसको बॉक्सेस देते हैं ऐसे कि इतनी जगह पे डेटा स्टोर होना चाहिए। और कुछ सेल्समैन मेरे पास फिक्स है, सपोज एक अमन, मोहन, प्रिया, श्रेया, सुमित, अमित। ठीक है, और भी यहाँ पे ऐसे कुछ ये नाम है जो कॉमन है। अब सपोज ये रिपोर्ट आपको क्या है, डेली बेसिस पे बनानी पड़ती है, मंथली बेसिस पे बनानी पड़ती है, या ये काम आपको बार बार करते रहना पड़ता है, तो आपने एक बार ये काम रिपोर्ट को रिकॉर्ड करके छोड़ दिया। अब जैसे ही आप क्या करोगे, वापस से व्यूज पे जाते हो, मैक्रोस को स्टॉप करते हो रिकॉर्ड करना। आपने यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी, एक मैक्रो आपका कंप्लीट हो गया। जैसे ही आप दोबारा से किसी दूसरी शीट में या इसी शीट में वापस भी आओगे, और आपने क्या बोला कि मैं मैक्रोस पे जाता हूँ, मेरे पास एक मैक्रो था टेस्ट के नाम से, मेरे को इसे क्या करना है, रन करना है। जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ, उस मैक्रो ने जो जो काम किया था कि A1 से लेके H2 तक पहले उसे क्या करना है, कंबाइन करना है, कलर देना है, अंडरलाइन करना है, टेबल बनानी है, नाम लिखना है, वो सारी चीजें जो आपने रिकॉर्ड करी थी सब कुछ अब आपको एज इट इज देखने के लिए मिल रहा है आपके सामने। ठीक है,
तो जनरली ये काम होता है मैक्रोज का। अब मैक्रोज पहले के टाइम पे क्या था कि आप यहाँ से तो रिकॉर्ड कर ही सकते हो, कुछ ऐसा काम जो कि आपको डेवलपमेंट फेज में करना है, यानी कि जिस प्रोग्रामिंग में एक्सेल को लिखा गया है उस प्रोग्रामिंग में जाके मैक्रोज को चेंज करना है, तो आप यहाँ विजुअल बेसिक डेवलपर नाम का एक ऑप्शन एनेबल करके, ये विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग होती है जिसमें एमएस एक्सेल को लिखा गया है, तो आप यहाँ पे शीट सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप एक न्यू कोड एंटर कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो और खुद का कोड लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये आपका कोड लिखने के लिए जगह एनेबल है। बट आप फिलहाल के लिए आपके मैक्स 99% ऑफ जितने काम है वो आप डायरेक्टली यहीं से कर सकते हो, आपको VBA की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे कि अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये था कि हमसे ऐसा बोला गया कि मेरे पास यहाँ पे जो डेटा है ना वो कंसिस्टेंटली चेंज होता रहता है, ये ओरिजिनल डेटा, और आपको क्या करना है, एक ऐसी शीट बनानी है जहां पर जिसकी इंफॉर्मेशन मैं ढूंढ के लाना चाहता हूँ वो इंफॉर्मेशन भी मिल जाए और साथ के साथ उसकी पाइवेट्स भी तैयार हो जाएं और साथ के साथ उसका डैशबोर्ड भी तैयार हो जाए। और आपको ये सारा काम कैसे करना है, एक प्रॉपर बटन फॉर्म में क्रिएट करना है, जैसे फॉर्म तैयार करते हैं ऐसे फॉर्म की तरह में एक काम हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि अब देखो यहाँ पे काम तो काफी वास्ट है, ठीक है, कि बहुत बड़ा काम करना है, लेकिन हमने ये काम करना सीखा है। कैसे सीखा है, क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं अगर इस कॉलम पे VLOOKUP विद डुप्लीकेट वैल्यूज का फॉर्मूला लगाऊं तो जितने भी कस्टमर्स हैं वो मुझे यहाँ सेकंड शीट पे देखने को मिल जाएंगे। तो मेरा पहला काम तो यही है कि मैं ये काम कंप्लीट करता हूँ। अब ये कैसे करता हूँ, सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग में जाते हैं, इंसर्ट अप्लाई कर देते हैं, एक हेल्पर कॉलम चाहिए मुझे, ठीक है। हेल्पर कॉलम का काम क्या था, इक्वल्स टू इस नेम के बेसिस पे मुझे यहाँ पे काम करना है, तो ये नेम आ गया। नेम आने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉन्कैटिनेशन, मैंने एक अंडरस्कोर ऐड कर दिया, फिर एक कॉन्कैटिनेशन, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज करा काउंट इफ का, ठीक है, कि मेरी रेंज क्या है, स्टार्टिंग होगी यहाँ से और कॉलन लगाया एंडिंग लास्ट तक एंड कॉमा, और क्राइटेरिया क्या है, जो मेरे पास ये नेम लिखा है यही काउंट होना चाहिए, ठीक है। बस इस फॉर्मूला में चेंज क्या होगा कि मेरे पास जो स्टार्टिंग रेंज है वो मैं फिक्स कर देता था, ठीक है। सेम फंडामेंटल जो पहले किया है सब कुछ वही सेम है। एंटर प्रेस किया, यहाँ पर आए, डबल क्लिक किया, आपको यहाँ पे सारी आप वैल्यूज देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे ना फिर चेंज करता हूँ इनको, मान लो ये सारे नाम ही रिपीट करने हैं मुझे, ठीक है। ये रिपीटेड डेटा अब आ गया मेरे पास, चेंज कर दिया मैंने थोड़ा सा, क्योंकि ऐसी रिक्वायरमेंट आई थी और ये इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब ओरिजिनल डेटा में तो हेल्पर आ गया, रिजल्ट डेटा में भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर भी एक हेल्पर बना देता हूँ और मेरे पास टोटल कितने कॉलम्स हैं, एल तक कॉलम्स फिक्स्ड है, तो मैं रिजल्ट डेटा में क्या करता हूँ, एल के बाद सपोज ये ओ कॉलम दे देता हूँ कि मैं यहाँ नाम लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। सपोज मैंने लिखा है नेम 1, तो मेरे पास इस रिजल्ट डेटा में नेम 1 की सारी डिटेल्स आ जानी चाहिए। अच्छा, अब ओरिजिनल डेटा से जितनी भी हेडिंग्स है, पहले तो मैं हेडिंग्स कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हेडिंग्स तो सेम ही रहेंगी। तो फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू ये वाला सेल चाहिए और ये फिक्स है अपनी जगह पर, तो इसको मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। इस सेल के बाद कॉन्कैटिनेशन, एक अंडरस्कोर, फिर दोबारा कॉन्कैटिनेशन। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, काउंट ए, कि मुझे नहीं पता ओरिजिनल डेटा में कितनी वैल्यूज हैं, तो मैं ओरिजिनल डेटा पे जाके किसी भी कॉलम में से पहली वैल्यू को मैंने लिखा, कॉलन लगाया और वैल्यू को मैंने रेंज प्रोवाइड कर दी, जिसमें से जो स्टार्टिंग रेंज है वो फिक्स करनी है। एंटर प्रेस किया, नेम 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को कॉपी करना है टू द लास्ट, डायरेक्टली नहीं चलेगा। देखो नेम 1 981 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 981 तक वैल्यूज सेम रहेंगी मैक्सिमम। इसके बाद जो वैल्यूज है उन सभी को हटा दो यहाँ से,
ठीक है, ये मेरे पास आ गया डेटा में यूनिक वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ मेरा काम क्या है, मुझे यहाँ पे VLOOKUP अप्लाई करना शुरू करना है। इक्वल्स टू VLOOKUP, और उससे पहले एक काम कर लेते हैं अपना काम आसान करने के लिए। ये जो डेटा है यहाँ पर आते हैं और इसको ना हम एक टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर नई वैल्यूज एट दी एंड ऐड होती रहेंगी तो वो इसी रेंज में अपने आप आ जाएंगी, नहीं तो मुझे पूरी शीट का एड्रेस पास करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक टेबल बना देता हूँ। टेबल बनाने के बाद मैंने इसको नाम दे दिया ओरिजिनल अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, इस टेबल का नाम मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब एक काम और कर देता हूँ फिर साथ के साथ, ये वैल्यू पढ़ने में कम आ रही है, इसका कलर चेंज करते हैं पहले ब्लैक में। और ये जो हेडिंग्स हैं, इन सभी हेडिंग्स को डेटा टैब में फॉर्मूला में जाते हैं, नेम डिफाइन करते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ हेडिंग्स। ठीक है, ओके प्रेस कर दिया। रिजल्ट डेटा पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं इक्वल्स टू VLOOKUP। लुकअप वैल्यू क्या है ये ढूंढना है, कॉमा कहाँ से ढूंढना है, ORIG ओरिजिनल डेटा वाली टेबल से ढूंढना है, कॉमा कॉलम इंडेक्स कैसे पता चलेगा, मैच की हेल्प से। मैच को मैंने क्या बोला, ये वाला ऑर्डर आईडी ढूंढो, कॉमा कहाँ से ढूंढेगा, हेडिंग्स में से ढूंढेगा, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, मैच को क्लोज किया, कॉमा VLOOKUP के लिए 0 एंड फॉर्मूला क्लोज, एंटर किया, ऑर्डर आईडी 1 आ गया। फॉर्मूला कॉपी करने के लिए जो लुकअप वैल्यू है ये रो वाइज तो चेंज होती रहे लेकिन कॉलम वाइज चेंज ना हो, उसके लिए मैं क्या करूंगा, कॉलम डॉलर सिंबल लगा दूंगा। और जो ये हेडिंग्स हैं ये कॉलम वाइज चेंज होती रहे लेकिन रो वाइज चेंज ना हो, तो रो के आगे मैंने डॉलर सिंबल लगा दिया। बाकी सब कुछ ऑलरेडी फिक्स्ड है। एंटर प्रेस करा, अब इसको राइट साइड कॉपी करो, ये डेटा आ गया। अब इसको डबल क्लिक करो, आपकी पूरी टेबल में ये वैल्यूज आ जाएंगी लास्ट तक। अब जैसा हमने बोला नेम 1 की कुछ ही वैल्यूज होंगी, पूरे टेबल में नेम 1 तो नहीं होगा। अब ये हाइड करना है तो क्या प्रोसेस था उसका, VLOOKUP के स्टार्टिंग में जाके इफ एरर, डेटा मैंने बाहर से थोड़ी लाया, वो तब होता है जब डेटा इंपोर्ट किया हो, कॉमा वैल्यू इफ एरर में डबल कोट्स। अगर मैं ये डबल कोट्स नहीं लगाऊंगा, ब्लैंक नहीं करूंगा, तो जो मैं पाइवट टेबल बनाऊंगा तो वहां पे एरर के लिए पाइवट टेबल काम करेगा NA वैल्यूज के लिए। ठीक है सर, ये डबल कोट्स आप दे रहे हैं, मैं अपने में देता हूँ डबल कोट्स तो वो लेता नहीं है, मतलब बीच में स्पेस डबल कोट्स के बीच में। एक बार मेरे को दिखाना जब लैपटॉप लाओ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सारी जगह पे वैल्यूज अप्लाई हो गई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली वैल्यूज। ठीक है, इधर मींस वो हेडर वाली कॉलम में अगर एक स्टेटमेंट डाला तो नीचे की भी वैल्यूज नहीं दिखाई देगी यहाँ पर। हाँ, मतलब ऐसे हमने जो इनवॉइस में किया था कि अगर सामने कुछ भी मीटिंग हुई है पर्टिकुलर से तो लिस्ट दिखाई नहीं देगी, ब्लैंक्स कर देगी। बट यहाँ पर तो देखो VLOOKUP को तो पहले ये वैल्यू चाहिए तभी तो वो आंसर देगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देखो, अगर मैं कहता हूँ नेम 1 का कोई नया ऑर्डर आता है तो नया ऑर्डर ऑटोमेटिकली 100 ऑफ नेम 1 होगा, तो मुझे लिखा हुआ चाहिए ही चाहिए, हाँ पहले से ही चाहिए। ठीक है, तो आपको इसे हाइड करना है कर दो, हाइड नहीं करना तो छोड़ दो। यहाँ पे प्रॉपर या तो आप टेबल बना दो, ऐसे बॉर्डर दे दो, फॉर्मेटिंग वगैरह आपने अच्छे से कर देना कि आपने क्या करा, आपको जिसका भी डेटा चाहिए आपको सिर्फ अब यहाँ पे उसका नेम लिखना है, नेम 2, आपका पूरा डेटा भी उसी का ही आ जाएगा। साथ के साथ आपको फिर एक रिपोर्ट भी तैयार करनी थी पाइवट के नाम से। ठीक है, अब ये जो आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो यहाँ पर आपको प्रॉपरली मैनेज करनी है वो चीजें। ठीक है, एक सेकेंड। तो अब देखो रिपोर्ट बनाने के लिए प्रॉपर हम यहाँ पर एक ऐसे मर्ज कर देते हैं। ठीक है, अपने डेटा में क्या क्या वैल्यू शो करनी है वो बताना है मुझे, तो मैं ओरिजिनल डेटा से नहीं बनाऊंगा, कहाँ से बनाऊंगा, रिजल्ट डेटा से। रिजल्ट डेटा पे अब देखो एक चीज और, मैं सपोज हमने ये सीखा था ना कि डेटा में कहीं भी एक बार क्लिक कर दो। मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाता हूँ, पाइवट टेबल बनाता हूँ,
ये पाइवट टेबल लास्ट जो मेरी रो है वहां तक कंसिडर करेगा, ना कि जितनी वैल्यूज हैं। यानी कि नए नेम पे ज्यादा वैल्यू आती है तो वो भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। देखो स्क्रॉल करके नीचे जाओ, क्योंकि मैंने फॉर्मेटिंग दे दी। मेरे पास वैल्यूज नेम 2 के 98 तक ही स्टोर है, लेकिन ये पाइवट टेबल में वैल्यू कहाँ तक पड़ेगा, 986 तक, क्योंकि अगर नई वैल्यू ऐड होती रहती है तो ये उसे भी कंसिडर करेगा। एक सेकेंड। ठीक है, हाँ तो अब ओके, एग्जिस्टिंग शीट पे पाइवट वाली शीट है, यहाँ पे चाहिए मुझे A5, ये लोकेशन दे देते हैं, ओके प्रेस करते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या क्या शो करना है मैं बस वो बताने वाला हूँ। तो मेरे पास अच्छा डेट्स भी हैं, लेकिन डेट्स यहाँ पे नंबर आ रही हैं। एक काम करते हैं, रिजल्ट डेटा पे आते हैं, डेट वाला कॉलम कहाँ है, ये रहा। इस पूरे को सिलेक्ट करना है और इसे लॉन्ग डेट में एक बार इसको तो ठीक है, यहाँ पे डेट्स रहने देते हैं, डेट्स की जगह पर चलो एक तो डेट लेनी है। डेट्स के साथ हम क्या लेते हैं, क्वांटिटी की कित अब आप यहाँ पे क्वांटिटी के बेसिस पे या फिर टोटल अमाउंट के, दोनों में से किसी के बेसिस पे भी सम पता कर सकते हो। तो आपको यहाँ से ट्रेंड मिलेगा। ट्रेंड इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू डेट्स आपकी वैल्यूज या फिर ऑर्डर क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज होती हैं तो कितना होती हैं, कब होती हैं। ठीक है, क्लियर है। तो एक पाइवेट तो ये मेरी बन गई। अब मैं यहाँ पर एक और पाइवेट बनाता हूँ और छोटा सा चेंज भी करना चाहता हूँ मैं। वो चेंज क्या है, एक ना न्यू कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं इसी डेटा में, और मैं यहाँ पे कॉलम का नाम रखता हूँ ईयर। ठीक है, मैं यहाँ से ना ईयर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि स्लाइसर बना दूंगा ईयर का, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन इस्तेमाल करते हैं इक्वल्स टू ईयर, ये डेट पास करी, एंटर किया, और इस ईयर को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा जनरल में। डबल क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे पूरा डेटा आ गया सेम उसी मैनर में। ठीक है, अब क्योंकि ये रिजल्ट डेटा है और यहाँ पे वैल्यू वैल्यू आ रहा है, तो मैं, मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा कि मैं यहाँ ऐड करने की बजाय ना ओरिजिनल डेटा में ही ऐड करूँ। यहाँ पे ओरिजिनल में चेंज करोगे तब भी तो उधर चेंज हो जाएगा। हाँ, पे मुझे फॉर्मूला कॉपी करना है, बाकी सब कुछ एज इट इज आ जाएगा अपने आप ही। इसको डेट की जगह जनरल में कर दिया और पिवट्स में आके मैंने एक बार इसको रिफ्रेश करना है बस मुझे, क्योंकि मैंने चेंज किया डेटा में। ठीक, और कोई इशू नहीं होगा।
अब आते हैं वापस से रिजल्ट डेटा पे और यहाँ पर आके अब हम इंसर्ट पाइवेट टेबल एग्जिस्टिंग वर्कशीट लोकेशन पे मैं ये पाइवेट्स लोकेशन और ये जगह देता हूँ। ओके प्रेस किया। सपोज मैं यहाँ पे अब क्या पता करना चाहता हूँ, रीजन वाइज टोटल सेल्स, तो मैंने यहाँ पे रीजन और अमाउंट को स्टोर कर दिया। ठीक है, ये काउंटिंग कर रहा है, इसको काउंटिंग की जगह पे सेटिंग पे जाना है और टोटल सेल्स करनी है, सम ऑफ अमाउंट लिख दिया। ठीक है, फिर दोबारा से रिजल्ट डेटा इंसर्ट पाइवेट टेबल एग्जिस्टिंग वर्कशीट और पाइवेट्स यहाँ पे जगह देते हैं, एंटर। ओके, और मेरे पास यहाँ पे है क्या क्या, डेट हो गया, ईयर हम स्लाइसर लगाएंगे, रीजन ले लिया हमने, प्रोडक्ट कौन कौन से टोटल प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट ले आते हैं। हाँ, ये काउंट कर रहा है, इसको यहाँ पे सेटिंग चेंज करके सम कर दो टोटल। ठीक है, अब ये तो आपका टोटल सेल्स आ गई प्रोडक्ट। आप कॉपी पेस्ट करो एक बार यहाँ पर, और एक काम कर सकते हो कि टोटल सेल्स की जगह एवरेज सेल्स सकते हो, व्यू फील्ड सेटिंग एवरेज ऑफ सेल्स। ठीक है, और यहाँ पर आपको इसको कॉन्फ़िगर कर लो एक बार। ठीक है, ये आपकी सेल्स हो गई। एक बार यहाँ पर फिल्टर्स में आते हैं, लेबल फिल्टर्स में आते हैं। रुको, ये जो ब्लैंक वैल्यूज है ना, ये उसे भी काउंट कर रहा है, ये पहले मैं हटा दूं। सर वैसे इसमें ब्लैंक वैल्यूज क्यों आ रही है? ये इसलिए आ रही हैं कि जो हमारा रिजल्ट डेटा है, यहाँ पर एक टाइम के बाद आप ये देखोगे कि ब्लैंक वैल्यूज है, तो वो इसलिए कंसिडर कर रहा है। इसको रुको, यहीं पे एक ऑप्शन है हटाने का, वो देखता हूँ, या तो यहाँ पर होगा। Field items and sets, calculated solve order. सर एक बात बताओ, जैसे हम गूगल शीट में डायरेक्ट कुछ नंबर दे देते हैं, उसका पाई चार्ट बनाते तो वो बन जाता है, पर अगर एक्सेल में देते उसका क्यों नहीं बनता? अब वो तो इंटरनली उन्होंने सेट किया है ना ऐसे। उसमें जब तक हमें कैटेगरी में देंगे साथ में तब तक नहीं बनता। बिना कैटेगरी के स्टेटमेंट कैसे बनता है? बनाया नहीं था तो कह रहे तो कुछ नहीं था, गूगल का जब उसमें वो करा देते हैं एक बार में, बिना कैटेगरी को किसके बेस पे डिवाइड करता है? वो चीज है, वो तो बस इस बेस पे डिवाइड करता है, नंबरों का मतलब वो कितना है और टोटल नंबर को ऐड करेगा, उसमें से उसकी फुल परसेंटेज आ रही है, तो वो कैटेगरी खुद एक तरीके से डिफाइन कर देता है अपने लिए।
एक काम करते हैं, इस पे ना फिर कॉमन फिल्टर ही लगाते हैं। सर आप एक रिपोर्ट से बता देना। बस अब ये 4 तो बन ही गए, अब हो जाएगा। यहाँ रोल लेवल में जाके ना यही करना पड़ेगा, इस यहाँ से ये ब्लैंक्स को हटाना पड़ेगा। मैं बोल रहा था सर आप एक रिपोर्ट का एक ग्राफ बना के ऐसे फिर मैक्रो लगा के बता देते हैं, बाकी पूरा तो बना ही लेंगे। कर रहा हूँ, रुक जाओ। जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो एक ये एक्सिस हो गया आपका, ठीक है, ये पाइप के लिए हो गया, ये 2 कंपैरिजन हो गए। और साथ के साथ इसी को मैं एक बार एक और इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे क्वांटिटीज शो करूँगा। ठीक है, यहाँ पे एवरेज ऑफ अमाउंट की जगह पे क्वांटिटी ले आते हैं। बस यहाँ क्वांटिटी के काउंट की जगह व्यू फील्ड सेटिंग सम ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो आपके पास अब यहाँ पे सारी पाइवेट्स तैयार होके मिल गई हैं। यहाँ पे प्रॉपर ये फॉर्मेटिंग, नाम वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करना। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो डैशबोर्ड मुझे बनाना है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डैशबोर्ड ना बनाने की जगह तो बटन्स भी इंसर्ट करूंगा। बटन कैसे इंसर्ट करते हैं वो भी बताऊंगा अभी आपको। सर जैसे जब मैक्रो बटन पे क्लिक करने पे काम करता है ना, वो हम एंटर पे शिफ्ट नहीं कर सकते कि जैसे एंटर करे वो काम कर जाए। शॉर्ट की आपको बनानी पड़ेगी, जो मैक्रोज बनाते टाइम अभी शॉर्टकट का ऑप्शन आ रहा था ना, ऐसे शॉर्टकट की असाइन करनी पड़ेगी वहाँ पे। तो मतलब कंट्रोल के साथ कीबोर्ड की कोई भी बटन यूज कर सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ चाहिए, फिर हमें बटन पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा जाके। नहीं, वहाँ जाके रन नहीं करना पड़ेगा, रन थोड़ी करना पड़ेगा। जब इसमें असाइन रुक जाओ तो क्लिक करना पड़ेगा ना, बस रन करना पड़ता है। इंसर्ट एक रेक्टेंगल, यहाँ पे नाम दे देते हैं किसी शेप में माइक्रो असाइन कर दीजिए, ABC करना पड़ता है, वो बटन मिल जाता है। स्टोर डेटा। बस वो हमें क्लिक करने के लिए उसे एंटर पे शिफ्ट करना है कि जैसे उधर पे डेटा पे एंटर करे वो बन जाएगा। रुक जाओ देखो अभी इधर ABC स्टोर डेटा, यहाँ पे मैं फटाफट पहले वो सारे चार्ट्स ले आता हूँ। ठीक है, पाइवेट्स पे आए, यहाँ पे इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट। देखो जब भी आप टाइम बेस्ड कोई भी चीजें शो करते हो ना, तो हमेशा वहाँ पे लाइन चार्ट इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ओके। एक बात तो सर, जैसे कि मैंने जितने भी अभी चार्ट्स बनाए ना डैशबोर्ड, उनमें सर जैसे रिकमेंडेड चार्ट्स पे जाता हूँ तो सर हमेशा ये बार चार्ट ही दिखाता है। वो आपको बार चार्ट नहीं दिखाता, वो आपको लिस्ट ऑफ चार्ट्स दिखाता है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ, रिकमेंडेड चार्ट पे, तो ये सिर्फ बार नहीं दिखा रहा, ये लाइन, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई सब की लिस्ट आती है। सर इस चार्ट में तो सारे काम की लिस्ट आपको आ जाएगी, उसको पता कैसे चलेगा किस क्या कर रहे हैं क्या। फॉर्मेटिंग करके आपको ये सपोज चाहिए ब्लैक कलर विद गोल्ड। ठीक है, इसके साथ ये आउटलाइन हटा दी। इस चार्ट पे आते हैं, इंसर्ट, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक पाई चार्ट। ओके, ये जो बटन्स हैं, राइट क्लिक किया, हाइड ऑल फील्ड बटन्स,
यहाँ पे आपने लिखा हाइड करने से ये फायदा, जब वो उधर कर्सर लेके जाएंगे तो वो उधर शो कर देगा उसके डिटेल है ना, तो फिर इसलिए उनको हाइड करते जाते हैं क्योंकि फिर उनका तो इतना कुछ नहीं है। क्योंकि वो फिल्टर अप्लाई करते हैं ना, फिल्टर तो मैं यहाँ स्लाइसर से लगाऊंगा, इसलिए मैंने हाइड कर दिए। रीजन वाइज सेल्स, एक काम करते हैं, ये जो है ना इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इस तरीके से, अदर वैल्यूज नहीं आएंगी सही से। इसको इतना करो कि 500 दे, इसको इस हिसाब से बनाते हैं, नीचे लगा दो, इसके ऊपर तो चार्ट आ जाएंगे, चार चार्ट है ना हमारे पास, और एक बड़ा वाला उधर लगा देना। चलो वो भी एक बार ले ही आते हैं यहाँ पर। एक ये है इंसर्ट और रिकमेंडेड चार्ट, एक बार चार्ट ले आते हैं। राइट क्लिक, हाइड ऑल फील्ड बटन, ये हटा दिया, इसको चेंज करना है ओवरले पे। ये वाला चार्ट किसका था? एवरेज अमाउंट, एवरेज प्राइस ब्रैकेट, ठीक है। आप इसको सही से बना के प्रॉपर फॉर्मेटिंग में कलर वलर दे दा के तब लिखना, मैंने ऐसे ही लिखा है ये। और मैं यहाँ से ना ये वैल्यूज हटा के और डिज़ाइन ऐड डेटा लेबल में आउटसाइड एंड करता हूँ। इसको यहाँ पे लिखता हूँ, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। या फिर एक काम करते हैं, फिर अगर मैं टेबल ऐड करूँ तो सर हम एक साथ दो जगह पे जॉब कर सकते हैं? नहीं, हमारे यहाँ पे तो एक रूम में सारे वो करते हैं। जब तक पुलिस वालों को पता नहीं चल रहा। क्यों पुलिस वालों को क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती। नहीं सर, और दो तरीके का वो भी तो नहीं डिक्लेयर कर सकते पीएफ के लिए, उसीलिए अलाउ नहीं वो करती। अलाउ नहीं होगा, पकड़े जाओगे। वो एक मतलब एक तो एक रूम में इंग्लिश टीचर के तौर पे काम करते हैं, और एक अरीना एनिमेशन पे जो वेब डिजाइन करते हैं। वो जॉब नहीं है, वो पार्ट टाइम वर्क है। उन्होंने वहाँ डिक्लेयर कुछ नहीं किया होगा इस चीज के लिए। पार्ट टाइम अगर करोगे तो ऐसे तो कर सकते हैं ना। हाँ ऐसे कर सकते हैं, फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते दो जगह। सैलरी दो जगह नहीं दिखा पा रहे हो, तो एक जगह फुल टाइम, एक जगह पार्ट टाइम कर सकते हैं ना। सर मेरे यहाँ तो ऑफिस में अलाउ नहीं, वो ओपीआई आता है ना डिक्लेरेशन करने के लिए, अदर बिजनेस इनकम, तो सर पर ऐसे पुलिस वालों को क्या दिक्कत है?
मतलब लॉ है ऐसा, तो लॉ के अकॉर्डिंगली आपको अलाउड नहीं है ये काम। ओपीआई के अंदर आता है अदर रूल्स में और से। सब कोई इंसान 2 जगह फुल टाइम जॉब कैसे करेगा? एक बिहार में एक लड़का था, 2-3 साल पहले की बात है, उसने फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम लिया हुआ था एक एमएनसी से, जो कि कैलिफोर्निया बेस्ड एमएनसी थी, और बेंगलोर में भी उसने जॉब अप्लाई कर रखी थी, वो यहाँ भी काम करता था। तो बेसिकली वो स्टार्टिंग में, मतलब जब उसके स्टार्टिंग था करियर का, तब तो उसने नहीं करा, लेकिन जब एक्सपीरियंस वो हो गया तो सारा काम उसे खुद से नहीं करना पड़ता था। तो एक एक घंटा डिवाइड करता था वो दोनों कंपनीज में, सुबह से शाम तक। 1 घंटा पहली कंपनी का काम करूंगा, दूसरे घंटा दूसरी कंपनी का, तीसरे घंटा पहली कंपनी का, चौथा घंटा दूसरी कंपनी का। तो वो दोनों जगह एम्प्लॉयड था। तो जो वेरिफिकेशन नहीं होता था, मतलब कुछ हुआ नहीं इसका कर लिया इसने। नहीं, उसने 2 साल तक किया, फिर पकड़ा गया। फिर भी 2 इयर्स जेल हो गई। हाँ, 2 इयर्स बड़ा क्राइम थोड़ी ना है, जेल हो गई। सरकार से का पैसा चुराया है तुमने, ऐसा सरकार ने बोला। के लिए भी तो पैसे के बदले उसने काम भी तो किया है, उसकी मर्जी, उसकी कैपेबिलिटी है। अरे तो तुम काम कर रहे हो बाहर के उसमें, मतलब अर्न कर रहे हो, तो सरकार को तुम उनका शेयर दो, उनका कहना ये है। तो टैक्स देगा ना वो। नहीं देगा ना, टैक्स तो एक ही का डिक्लेयर करा एक का डिक्लेयर। अच्छा, टैक्स वो दोनों जॉब का नहीं भर रहा था। न दे ही नहीं सकते। कंपनी पकड़ जाएगी, अगर वो भर देता तो कंपनी सू कर देती उसको, दोनों कंपनी में से पकड़ा जाता वो तो टैक्स कट के मिलती है ना। वो जो टैक्स जो तुम बोल रहे हो जो कट जाता है, वो कटता कैसे और कहाँ पे है? ऑर्गेनाइजेशन वाले गवर्नमेंट को देते हैं वो डायरेक्ट, कि जब आप रिटायर होगे तो एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट आपको पीएफ के फॉर्म में वो मिलेगा। तो शुरू से मिलता रहता है, उसमें कभी भी निकाल नहीं सकता है। नहीं, अब निकाल, हाँ अब ऐसा होता है, अब निकालना अलाउड है, पहले अलाउड नहीं था। और अब भी अलाउड इसलिए किया है कि ये जो न्यू रूल आया है कि आप मतलब नहीं कर सकते कहीं और काम। और उसमें कोई लिमिट भी है पीएफ निकालने की। हाँ, लिमिटेड अमाउंट, कंप्लीट 100% खाली नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अभी हमने निकाला और भी है वो सही चीज। पहले एक और बनता था, ईएसआईसी कार्ड बनता था, अब नहीं बनता वो। और 2 कंपनी में अगर जो जॉब कर सकते हैं ना, अगर एक कंपनी ने पकड़ लिया, वो ब्लैक लिस्ट कर देते हैं कैंडिडेट को, ऑल ओवर वर्ल्ड को जॉब नहीं मिलेगी किसी हाँ। भी कंपनी में। ये कांड हुआ है मेरा। तो आप ये कलर से कलर कैसे मैच करें, बैकग्राउंड अभी भी बड़ा जॉब बता इवन सकते गवर्नमेंट में हैं। भी जॉब नहीं मिलेगी, पर उसे खुद से इंडिया में शॉर्ट तो कर जॉब सकते हैं ना। मिलेगी। होम पे आओ, यहाँ पे देखो टेक्स्ट का कलर ये रहा और बैकग्राउंड का कलर ये रहा। तो डैशबोर्ड पर क्रॉस किया उसे जैसे आपका ये आता है ना, सिविल स्कोर आता है लोन के लिए, वैसे ही जब आप जॉब के लिए जाते हो तो ब्लैक लिस्ट अगर हो तो वो पसंद का नहीं आ जाता उनके डैशबोर्ड की ब्लैक लिस्ट, तो उसको जॉब कहीं यहाँ वर्ड सारे घर पे सारे कुछ भी काम करें। दो कंपनीज का ये फ्रीलांसिंग के लिए कौन सी जगह बढ़िया है वेबसाइट? जैसे मैनेजर से लड़ाई कर दी तो सर फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम में आ गया, फुल टाइम में आ गया। पर्सनल पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग अब नहीं मिलेंगी कोई जॉब। वही तो आपने मनी से रिलेटेड अगर आपने कोई फ्रॉड किया दैट विल लाइक दो अगर कंपनी फाइवर वगैरह पे भी ढूंढेंगे ना, उसमें हमें काफी सारा पोर्टफोलियो वगैरह दिखाना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा उसमें। ये इसमें आ जाता है 4 वाले के उसमें टाइम लगता है, वो ये भी मांगते हैं कि तुमने पहले किस के साथ काम किया, तभी तो क्लाइंट आएंगे। देखो अब यहाँ स्लाइसर बनाने दो, 1 मिनट रुको, पहले ये हो जाए फिर बताता हूँ। ईयर ओके, आज मेरा यही कोई था, आपने तो बना दिया आज। मेरे पास 6 साल का डेटा है और ऐसे ही बनाना था और आपने आसान कर दिया। अच्छा 2020 में करोगे 2020 का आ जाएगा, सही है। एक अच्छा पसंद का यार, आपको पता नहीं है सर बट मेरी जो डेटा है उसमें कुछ यूनिक वैल्यू नहीं है।
तो हम ये डैशबोर्ड नहीं बना पाएंगे ना? क्या यूनिक वैल्यू तो नहीं है डेटा बनाने में, प्राइवेट चार्ट बनाने में डैशबोर्ड। तो यूनिक क्यों चाहिए? यूनिक तो सर्च करने के लिए चाहिए होगा ना। हाँ ठीक है, इसका साइज स्मॉल, यहाँ से कट, डैशबोर्ड पे आए, यहाँ पर पेस्ट। या एक काम करता हूँ, यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज कर देते हैं ऐसे। इसके एक बेकार चीज है स्लाइसर की, इसको जब हम छोटा करते हैं ना तो उसके अंदर की जो ये बने हुए बॉक्स बहुत छोटे नहीं होते हैं, तो उसका स्क्वायर वाला उसके लिए खुद अपना स्लाइसर बनाना पड़ेगा, कस्टम स्लाइसर के ऑप्शन में जाके। तो ये कौन सा स्लाइसर है? ये रहा ना यहाँ पे डिजाइन सारे, ये तो बने बनाए हैं। न्यू स्लाइसर स्टाइल में जाके यहाँ सब कुछ खुद से प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके अंदर ही लिखूं या बाहर लिखूं? चलो अब मैं इंसर्ट करता हूँ एक शेप। अब यहाँ पे ध्यान देना, सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर ना एक बटन चाहिए कुछ इस तरीके से। अच्छा, तो ये फिर गंदा लगेगा बहुत। ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे उस डिस्ट्रीब्यूटर का, वेंडर का या उस पर्सन का नाम लिखना है जिसका ये पूरा डैशबोर्ड चेंज हो जाना चाहिए। और ये मैनुअल है, मैं कोई ऐसा नाम लिखूं जो मेरे डेटा में नहीं है तो यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड फिर खाली भी हो जाना चाहिए। जैसे कि अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, फिलहाल मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ ऐसे नेम, एंटर करता हूँ, एक मिनट को डबल क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे ना शेप की जगह एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इंक्रीज करते हैं क्योंकि मुझे यहाँ लिखना है। ठीक है, इंसर्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं यहाँ पे शेप की जगह। कलर तो हम तब भी दे देंगे। ठीक है, पहले से अलाइन करते हैं यहाँ पर, देन फॉर्मेट, कलर इसको सेम कलर दे दो मैच करने के लिए। ये रहा, यहाँ पर आपको लिखना है नेम 1। ठीक है, इसके फॉर्मेटिंग करते हैं ज़रा। आउटलाइन यहाँ से हटा दो, होम पे जाओ, बोल्ड करना है, सेंटर अलाइन, नेम 1। ठीक है, अभी तो यहाँ पर देखो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन ये मुझे करना है, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो ये जो नेम 1 है जो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं क्या करूँगा कि इसका नाम यहाँ पे है टेक्स्ट बॉक्स 9, मैं इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ पर्सन। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने लिख दिया पर्सन। अब जो मेरे पास ये रिजल्ट डेटा था जहां पर मैं अपने सर्चिंग करके लेकर आया था, इस रिजल्ट डेटा में मैं क्या कहता हूं कि जो ये जगह मैंने फिक्स करी थी ना जिसको मैं ढूंढ रहा था, इसको मैं एक रेफरेंस दे देता हूं टेक्स्ट बॉक्स का, इक्वल्स टू पर्सन। रुक जाओ, शीट का कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे ना रेफरेंस पास करना है पहले तो। एक काम करते हैं, रुको, यहाँ पे अगर नहीं हो रहा ना,
वजह से और यहाँ पे देना पड़ेगा फिर पर्सन का नाम, क्योंकि रेफरेंस नहीं ले रहा। जैसे मर्ज सेंटर, बैकग्राउंड सेम, आऊंगा यार। कौन कौन पढ़ाएगा? ठीक है। देखो अब इसका रेफरेंस क्या है, ये डैशबोर्ड वाली शीट में मेरे पास रेफरेंस है P2। तो मैं जो रिजल्ट डेटा था ना, जहां से नेम सर्च करना है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इक्वल्स टू डैशबोर्ड वाली शीट पे आना, P2 को यहाँ पे जो भी लिखा हो सेम वही नाम आप यहाँ ला देना। ठीक है, कि मैंने इसको भी एक और रेफरेंस दे दिया, क्यों? क्योंकि मैं काम सिर्फ डैशबोर्ड में ही करूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ जगह अलग दे दी, आप थोड़ी सी यहाँ पे ना जगह यहाँ साइड में नीचे की तरफ या यहाँ पर दे देना। जैसे ही ये तो मेरे पास डैशबोर्ड है, मैं चाहता हूँ मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँ ना, तो ये क्लिक करते ही जो डेटा है ओरिजिनल, ये रिजल्ट वाला, वो डेटा यहाँ पे आ जाए। मैं यहाँ पे सी रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये रिपोर्ट्स पे चला जाए, और मैं यहाँ पर नेम लिखने के बाद एक एंटर की प्रेस बनाऊंगा, जो एंटर की मदद से आपका डेटा चेंज हो जाए। तो अभी ये सी डेटा यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट इसको कॉपी एंड पेस्ट कर, रेफरेंस कैसे पास करें मैं बता सकते हैं? इसमें नहीं है ऐसा। बताता हूँ, रुको। अभी बताता हूँ, रुको। ये सेल का एड्रेस क्या है जहां पे नाम लिखा है? P2 है। अगर रिजल्ट डेटा में आके इस वाली जगह पे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू, इस शीट पे आ गया और शीट पे आके ये एड्रेस दे दिया, एंटर दबा दिया, तो ये रेफरेंस आ जाएगा अपने आप। अब मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पर एक इंसर्ट करता हूँ एक और शेप, और मैंने यहाँ पे ये जो शेप है इसको मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्रिएट किया। इसको मैंने यहाँ पे कलर दे दिया वाइट, और इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ ब्लैक कलर से, और मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया एंटर। ठीक है, और इसको सेंटर अलाइन कर दिया, बोल्ड कर दिया, साइज एडजस्ट कर दो, कि जैसे ही आप वो नेम 1 लिखो और यहाँ पे एंटर बटन पे क्लिक करते हो, या फिर यहाँ पे एंटर की जगह सी डैशबोर्ड कर दो, या डैशबोर्ड कर दो, या जनरेट कर दो। ठीक है, नेम 1 जनरेट या एंटर, कुछ भी आप अपनी मर्जी से लिख देना, उसका कोई इशू नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम 2, तो यहाँ पूरा डेटा नेम 2 का आ जाए, लेकिन अभी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे। दूसरी चीज, सबसे पहले तो ये स्लाइसर को राइट क्लिक करना है, रिपोर्ट कनेक्शन, इसको सभी स्लाइसर से, सभी पाइवेट टेबल से पहले तो इसे कनेक्ट कर दो। 2021 का डेटा, 22 का डेटा, 20 का डेटा, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, स्लाइसर का काम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे नेम पे आते हैं। तो मैं आया कहाँ, व्यू पे गया, मैक्रोस पे आया, मैंने बोला मुझे न्यू मैक्रो रिकॉर्ड करना है। एक एक करके काम करेंगे। इस मैक्रो को मैं क्या नाम देता हूँ, एक जनरेट वाला ये बटन पे मुझे ये असाइन करना है, मैंने नाम जनरेट दे दिया, ओके प्रेस किया। तो इस जनरेट का काम क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो नाम लिखा है पाइवेट टेबल्स पे आओ, किसी भी पाइवेट टेबल पे क्लिक करो, एनालाइज पे जाओ और डेटा को रिफ्रेश कर दो, रिफ्रेश ऑल, सारा डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। किसके बेस पे रिफ्रेश होगा, इस टेबल में। इस टेबल में क्या सर्च हो रहा है, ये वाला नेम 2। ये नेम 2 कहाँ है, डैशबोर्ड के यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर आने के बाद वापस इस शीट में आना जरूरी है। अगर आपने दूसरी शीट में मैक्रो को बंद करा तो जनरेट पे क्लिक करते आप इसी शीट पे आ जाओगे। तो आपको क्या करना है, वापस डैशबोर्ड पे आना है, और आप चाहे तो इसको इधर अलाइन कर दो और व्यूज पे जाओ, मैक्रो को स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दो। तो ये जो शेप है इस पे राइट क्लिक करना, और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा असाइन मैक्रो का,
तो इस शेप को आपने क्या असाइन कर दिया, ये जनरेट वाला मैक्रो असाइन कर दिया। ओके क्लिक किया। अब क्या होगा कि मैं जैसे ही यहां पर लिखता हूं नेम 7, एंटर किया और मुझे यहाँ जनरेट पे क्लिक करना है। जनरेट पे क्लिक करते ही पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों चले गए? रिजल्ट डेटा पे देखो, डेट वाला वो कहाँ चला गया यहाँ से? ये रन टाइम एरर है, आपके में नहीं आएगा। ठीक है, मेरे में उसे प्रोसेस नहीं कर पाया इसलिए आ रहा है ऐसा। आपके में नहीं आएगा, कर लेना ट्राई आप भी। यहाँ पे कोई दूसरा नाम लिखते हैं। नाम क्या क्या है मेरे पास? नेम 10 है एक, तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ नेम 10। ठीक है, जनरेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे पूरा डेटा जनरेट हो जाएगा। मेरे में वो नहीं डिटेक्ट कर रहा, आपके में कर लेगा। नहीं करेगा रीस्टार्ट कर लेना। डेटा शो कर रहा है उन्हीं यहाँ पे। हाँ, सिर्फ नेम 10 का डेटा, और साथ के साथ अगर आप चाहते हो डेटा भी चेक करना है, देखना है आपको, अब क्या करना पड़ेगा कि आपको आना है व्यू में, मैक्रो एक और रिकॉर्ड करना है। इस मैक्रो का नाम क्या है? सी डेटा। ओके प्रेस किया। सिंटेक्स ऑफ नेम इजंट करेक्ट, अच्छा स्पेस नहीं देना, सी अंडरस्कोर डेटा कर दो। ओके, आपका ओरिजिनल डेटा कहाँ है? ये रहा, इस लोकेशन पे। यहाँ सेल पे क्लिक कर दो। अगर आप चाहते हो ये हाइड करना है तो मतलब इसको आप पहले ही हाइड करे रखना, अभी तो ये मैक्रो में रिकॉर्ड होगा। आपका डेटा कुछ यहाँ पर ऐसा आएगा। ठीक है, और मैक्रोस पे जाके इसी पेज पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना। तो आप डैशबोर्ड पे जाओ, इस शेप पे क्लिक करो, राइट क्लिक, आप यहाँ पे देखोगे असाइन मैक्रो, और जो सी डेटा वाला मैक्रो है वो यहाँ असाइन कर दो। अब नेक्स्ट टाइम आप जैसे यहाँ पे आओगे तो देखो क्लिकेबल लिंक बन गई है, ये सी डेटा पे क्लिक करोगे तो आपका डेटा यहाँ पर आएगा। तो आप डैशबोर्ड पे हो, लेकिन आप डैशबोर्ड से नेविगेट कर सकते हो अलग अलग पेजेस पे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर आप चाहते हो डेटा देखना, सी डेटा पे क्लिक करा, यहाँ पर एक और वापस से बटन बना दो, बैक टू डैशबोर्ड। जैसे ही बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करो, वापस यहाँ डैशबोर्ड पे आ गए। करके बताता हूँ, रुको। इंसर्ट, ये शेप, बैक। शेप की वजह से नहीं कर रहा है, रुक जाओ। यहाँ पे रेफरेंस नहीं है, टेक्स्ट है। रुको एक सेकेंड, डबल क्लिक। हाँ, अब ये कर्सर आ गया ना, अब लिखना पूरा डेटा सिलेक्ट, साइज इंक्रीज। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, इस शीट पे तो मैं था ही ऑलरेडी, तो यहीं से मैक्रो स्टार्ट करूंगा। रिकॉर्ड मैक्रो, इसका नाम है डैश, खाली नाम लिख देता हूँ। ओके, डैशबोर्ड पे आया, यहाँ पर ही देखना। अगर देखो दोनों सेल सिलेक्टेड है, हर बार ये सिलेक्टेड रहेंगे, तो इसका ध्यान रखना। मैंने यहाँ पर सपोज यहाँ क्लिक कर दिया, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ क्लिक कर दिया, चलो ठीक है। मैक्रो में स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो अब मैं रिजल्ट डेटा पे जाता हूँ, ये बैक वाला जो शेप है इसको राइट क्लिक किया, असाइन मैक्रो, डैश वाला मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। तो जब भी मैं डैशबोर्ड पे हूँ, डेटा देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आ जाऊंगा, बैक पे क्लिक करूंगा तो कैन नॉट रन बुक 1 रेक्टेंगल, क्लिक 1 मैक्रो में भी। एक और मैक्रो डिसेबल करो। आपने उसमें कोई वो वाली मैक्रो तो लगा दी जो पहले से यूज होती है? देखता हूँ एक सेकेंड। हाँ, राइट क्लिक मैंने कर दिया था, ये रहा, क्लिक नहीं हुआ था ये। ओके, नाम गलत सिलेक्ट कर दिया था।
ठीक है। सी डेटा, डेटा पे आ गए, बैक डैशबोर्ड पे आ गए, या डैशबोर्ड लिख दो, डैशबोर्ड पे आ जाओगे। उसी तरीके से सी रिपोर्ट पाइवेट टेबल का एड्रेस पास कर देना है यहाँ पर, ठीक है। और डैशबोर्ड में वापस से एक और बैक का बटन दबाओगे तो वापस से यहाँ डैशबोर्ड पे आ जाओगे, ठीक है। तो ऐसे आप बैंक रिपोर्ट वाला वापस बताना ना सर एक बार। एक शेप इंसर्ट करना है, कोई भी शेप इंसर्ट कर दो, यहाँ पे डबल क्लिक करो, नाम लिख दो बैक, ठीक है। इसको एडजस्ट कर लो अपने अकॉर्डिंगली, सेंटर अलाइन कर दो, अब आप इस शीट पे हो ना, यहाँ पर आओ और व्यू मैक्रोस पे जाना है, एक न्यू रिकॉर्ड करना है मैक्रो को, इसका नाम बैक टू डैशबोर्ड लिख दो, ओके। अब मैक्रोस रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, हाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है। डैशबोर्ड पे गए, यहाँ पर आके मैक्रो को स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। अब क्या करना है कि जो भी शेप आपने इंसर्ट किया था, इस पे राइट क्लिक करो, असाइन मैक्रो, मैक्रो का नाम क्या था, बैक टू डैशबोर्ड, ओके प्रेस कर दो। अब आप इस पे क्लिक करोगे तो वापस आ जाओगे यहाँ पर। ये एंटर बटन यही तो है। अरे ऐसे नहीं, कीबोर्ड के बटन अगर हम एंटर करते हैं तो हो जाता है ना, वो इस वाले में नहीं होता। वो जैसे कि हमारे पास कोई वर्टिकल डेटा है और हम उसे हॉरिजॉन्टल में करते हैं ना मैक्रो की मदद से, या फिर जैसे हम डेटा एंट्री टाइप का कुछ करते हैं, उस पर बस एंटर करते हैं, एक जगह पे फॉर्म टाइप का होता है, उधर डेटा बनता रहता है। वो एमएस एक्सेस में होता है, एक्सेल में नहीं होता जो आप कह रहे हो। नहीं, वो मैंने इसमें भी करा था। सेम अगर करना भी है तो सेम यही मेथड होगा। हाँ मेथड यही होगा, पर उसमें भी हमें सेव पे जाके क्लिक करना पड़ता है, तो डेटा उधर ट्रांसफर हो जाता है, टेबल बनती रहती है। तो शॉर्टकट की में कोई बटन डाल दो ना, रुको, जो आप कह रहे हो ना, यहाँ से सबसे पहले तो व्यू में आ गए, ग्रिड लाइंस हटा देना। नहीं ऐसा कुछ नहीं, फॉर्म ही तो बनाना है आपको। अरे वो बस एक छोटी सी टेबल टेबल बना बना मैं बताता हूँ ये कैसे। इधर क्या कहते हैं, फॉर्म है, मतलब उसमें 3-4 इंफॉर्मेशन है, एड्रेस, क्लास वगैरह मान लो कुछ भी। अब उसमें हमें सिर्फ एक क्या कहते हैं, एक रो में हमें डेटा एंटर करना है, और एंटर दबाते हैं ना, वो जो भी हमने इंफॉर्मेशन डाली है वो किसी और शीट में क्या कहते हैं पूरा एंटर होते जाना चाहिए, मतलब स्टोर होती रहती है। हाँ, और इधर से वो जैसे हम एंटर करेंगे इधर से डिलीट हो जाएगा, पर उधर वो स्टोर हो जाएगा। मतलब इधर सिर्फ एक ही रो में बार-बार लिखेंगे, पर उधर वो पूरा स्टोर होता रहेगा। हाँ, तो इसे फॉर्म मेथड ही तो बोलेंगे। देखो अगर मैं रुक जाओ, ये मेरे से पूछ लेता हूँ, मुझे घर पे बता देता हूँ। मैं वो भी पूछ रहा हूँ, पिछले से एक जगह एंटर वाले मतलब साइड एंटर से ही होता है, एंटर के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है उसमें। पागल है वो। ये ऐसा रेड सेल में आ रहा है, ये वो नहीं है, ये ऐसे सही है। सर इसका काम क्या होता है इसका? ऐसे करके आप एक फॉर्म बना दो जहाँ पे आईडी डालो, एज डालो, एड्रेस डालो, एंटर क्रिएट करते, एंटर क्लिक करके वहाँ पर वो डेटा स्टोर हो जाए। और उसके बाद हमें बस इधर ही लिखते रहना, वो डेटा अपने आप नीचे मतलब रो बाय रो स्टोर होता रहेगा। देखो वैसे वो काम जो आप बोल रहे हो होता तो वो यहीं से है। ये जो भी मैंने ये टेबल बनाई है ना, इसे कन्वर्ट कर देते हैं एक रिपोर्ट में, फॉर्म में। देखो ऐसे आईडी लिखी, मैंने 3 कॉलम बनाए थे ना, आईडी, एज और एड्रेस, ये तीनों एड्रेस आ गए। मैंने यहाँ पे लिखा, ये एक ही रो रहेगी यहाँ पर, यहीं पे डेटा डालोगे। एंटर जैसे ही आपने प्रेस करा तो अब यहाँ पे मेरे को एक शीट अटैच करनी पड़ेगी, उस शीट में जाके सारा डेटा स्टोर होता रहेगा, वन बाय वन, यहाँ से हटता रहेगा। एंटर प्रेस करती पुराना हट जाएगा, वो यहाँ से होता है। लेकिन अगर सेम चीज एमएस एक्सेल में करनी हो,
तो सबसे पहले तो ये यहाँ से ग्रिड लाइन हटा दो। मान लो मैंने यहाँ पे बोला एक आईडी चाहिए, एज चाहिए, एड्रेस चाहिए। आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग कुछ इस तरीके की बना दो इसकी। यहाँ पे इतना सिलेक्ट किया, मर्ज सेंटर कर दिया, 3 लाइन सिलेक्ट कर दी, इसको प्रॉपर अब यहाँ पे टेबल बना दो, इसको ऐसे अरेंज कर दो, सेंटर अलाइन कर दो, इसको राइट कर दो, इनको सेंटर अलाइन कर दो। अब यहाँ पे इंसर्ट एक शेप, ठीक है, यहाँ पे एंटर लिख देना या कोई भी एक बटन बना देना। आईडी, एज और एड्रेस लिखा, आपने क्या करा, इस पे क्लिक करा, तो आपको क्या चाहिए, एक दूसरी शीट होगी जहाँ पर ये सारा डेटा इस टेबल फॉर्म में स्टोर होगा। नहीं वो तो मैं समझ गया। जैसे कि हम उधर आईडी और एड्रेस वगैरह लिखेंगे ना, जैसे लास्ट वाले कॉलम पे आया उसके बाद हम दोबारा एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो वहां पे जाके स्टोर नहीं हो सकता। एंटर सिर्फ एंटर बटन से नहीं होगा, शॉर्टकट की दूसरी देनी पड़ेगी कोई, शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, स्पेस एंटर, ऐसा कोई दूसरा देना पड़ेगा। आप कुछ दे देंगे तो हो जाएगा ना, जैसे उस पे लिख कर उसका कोई शॉर्टकट की दबा देंगे तो हो जाएगा। क्योंकि इसको बार-बार बटन पर आके फोन करें। यहाँ पर शिफ्ट, जैसे कि शिफ्ट आई करके कुछ दे दो। यहाँ पर काम दे सकते शॉर्टकट की में। नहीं, सिंगल नहीं, डायरेक्ट आपको वो सिंगल लिखना ही पड़ जाए किसी भी एड्रेस में या किसी में। कंट्रोल एम ऑलरेडी है तो कंट्रोल शिफ्ट एम बोल रहा है ये, या फिर कंट्रोल डॉट है, कंट्रोल स्लैश है, इसको नाम स्टोर दे देते हैं। अब लेकिन ये तो रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा ना। चलो मैं कुछ भी काम कर देता हूँ, शॉर्टकट मस्ट बी अ लेटर। तो जब हम इधर असाइन मैक्रो करेंगे तो वो शॉर्टकट की भी इसी पे आ जाएगी। कोई सा भी कंट्रोल जेड भी है सर। दो नंबर नहीं डाल सकते, एपी एबी? नहीं। सोचा सही था पर दोनों हाथ से दो की एक बार में प्रेस करनी पड़ेगी। जेड कर, कंट्रोल शिफ्ट जेड कर देते हैं, चलो ओके। अब देखो यहाँ पे बस करना यही होगा कि ये जो आपने यहाँ पे डेटा लिखा है इसकी आपको यहाँ पर एक नीचे वो बनानी पड़ेगी, रेफरेंस बनाना पड़ेगा, कॉपी। और उसके बाद आप क्या करना, जैसे मैंने यहाँ पे आपने बना दिया तो वो तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला से आप वीलुकअप लगाओगे ना, आप उसको यहाँ पे पेस्ट स्पेशल कर देना। जो वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी है वो वैल्यू पहले शीट 11 पे आ जाएगी। जो वैल्यू शीट 11 पे आई उसको कॉपी करना है और ओरिजिनल टेबल जहां आपको चाहिए पेस्ट एज वैल्यूज कर देना है। इसमें वीलुकअप लगा के करूंगा क्या मैं उधर से डायरेक्ट कॉपी करके कर सकता हूं ना मैक्रोज में? हां डायरेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। वीलुकअप लगा के क्या करेंगे? वीलुकअप लगा के बेसिकली ये काम था कि आपने सिर्फ यहाँ पे आईडी लिखी, एज एड्रेस अपने आप वहां आ जाए। हां तो वो तो उससे भी आ जाएगा ना कॉपी। वैसे कर लो, वैसे करना है, कॉपी कर सकते हो डायरेक्ट। अब यहाँ पे होगा क्या, कुछ चेंजेस की मैक्रो कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, पता चल जाएगा मैक्रो काम कर रहा है। और यहाँ से ऑफ करते हैं मैक्रो को, स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, सिलेक्ट के नाम से बनाया था ना, स्टोर, ओके। तो यहाँ पे क्लिक किया तो ये शीट 11 पे आ गए, सब कुछ यहाँ से डिलीट कर दो। यहाँ से क्लिक किया, ये आ गया वापस। अच्छा, शॉर्टकट की में काम कैसे कर रहा है, रुक जाओ, वापस यहाँ पे हो। अभी देखो शीट 11 में कुछ नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट और जेड प्रेस करना है तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब काम क्या करना है वो हमारे ऊपर है, कैसे स्टोर करवाएं, क्या क्या करना है, कहाँ करना है। सर जैसे मेरा हमारा डेटा है 10 इयर्स का, 10 मंथ्स का, ठीक है, बट वो डिफरेंट शीट्स में है। अब उसको उसमें कैसे डैशबोर्ड बनेगा? उसको एक शीट में पहले इंपोर्ट कर लो ना, सारा डेटा। हाँ, बिना इंपोर्ट करे कैसे बनेगा? इंपोर्ट करने के लिए मर्ज वाला ऑप्शन, मर्ज ऑप्शन कर ले कि सारा डेटा एक शीट पे आ जाएगा।
उसके बाद उसमें ऐसा वाला उसमें हाँ डेट वाइज अच्छा। अब आप इसे अगर सेव करोगे ना तो ये नॉर्मली सेव जब आप करते हो तो सपोज मैं इसको लोकेशन देता हूँ, ब्राउज डी ड्राइव डीएस क्लासेस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नॉर्मली, चलो मैं यहाँ पे पहले ना करता हूँ बुक 1 के नाम से सेव। देखो यहाँ पे एक एरर आएगा, अरे रुको, यहाँ पे एक कह रहा है कि आपके पास ना कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मैक्रो फ्री वर्कबुक में सेव होंगे। आपको अगर अपना वर्चुअल बेसिक यानी जो वो कोडिंग थी, वो प्रोग्रामिंग थी, उसमें अगर सेव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्रो फ्री वर्कबुक में सेव नहीं करना। तो मैं ऐसे हटाता हूँ इसको, सेव एज एक्सेल की जगह पर यहाँ पर एक ऑप्शन होगा एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, ये रहा। आपको जब अगर आपने मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में सेव नहीं करा तो ये डेटा तो सेव हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम जब आप फाइल ओपन करोगे तो मैक्रो जा चुके होंगे, वो डिलीट हो जाएंगे अपने आप ही। तो आपको चाहिए आपके मैक्रो सेव्ड रहें तो इसको एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में सेव करना। फिर एक्सेस में सेव होगा ना, फॉर्मेट वही रहेगा एक्सेस। एक सेकेंड रुको, अभी देखते हैं। जहां तक है वो एक्सटेंशन तो सेम ही रहेगा। XLSM हो गया मैक्रो इनेबल्ड के लिए। ये सर जैसे ये जो वर्कशीट है इसके बाद डेटा हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो उसमें मैक्रोस भी इंपोर्ट होंगे या फिर ऑप्शन आएगा करने का कि मैक्रोस चाहिए या नहीं, क्योंकि आप सिंबल वाइज भी देखो तो यहाँ सिंबल भी डिफरेंट हो गया है थोड़ा सा, तो आपको मैक्रोस चाहिए या नहीं वो भी ऑप्शन आएगा। तो अगर सर किसी ने गलती से नहीं सेव किया तो उसको हम रीनेम भी तो कर सकते हैं, फाइल का फॉर्मेट चेंज करके। मैक्रो सेव नहीं किया तो हाँ। नहीं, मैक्रो एक बार डिलीट हो गया तो फिर तो दोबारा बनाना पड़ेगा। तो अब कोई पूछे मैक्रो आता है तो हाँ आता है, बटन्स क्रिएट करके जो भी काम करना है वो हम कर सकते हैं। हाँ ये बनाना पड़ेगा, इसमें का डेटा तो है मंथ वाइज, फिर इसको एक में कोलेट करके फिर डैशबोर्ड ये ऑफिस के लैपटॉप पे। बट सर हमारे पास हम टीम्स में काम करते हैं, टीम्स में शेयर पॉइंट होती है तो उसमें ये सब काम हो जाए। टीम्स में शेयर पॉइंट तो एक्सेल होती है का ऑप्शन नहीं आता टीम्स में, तो फिर कैसे कर? तो आप अपनी फाइल तैयार करके रखो ना, फिर फाइल आप शेयर तो कर सकते हो। हाँ अच्छा, शेयरेबल तो है ही है। डेस्कटॉप पे बनाऊं उस पे नॉर्मल एक्सेल पे कर, क्योंकि लोग अब ज्यादातर टीम्स यूज करते हैं, टीम्स में शेयर पॉइंट पे लोग ना वो ऑटो सेव होती रहती है। अच्छा अगर हम लोग जैसे ऐसे बुक की जगह टेम्पलेट बना के रखते टेम्पलेट टेम्पलेट इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि फिर उसके बाद आप अपने कोई समय देना हो तो उसको काम करेंगे। टेम्पलेट लाइक जैसे कुछ वर्कशीट्स में तो इसमें आपको सिर्फ डेटा एंटर करना होता है, बाकी सब होता है। समझ गई, वो बना। जैसे यहाँ देखो इन्वेंटरी लिस्ट है कोई, ये टेम्पलेट का मतलब यही है कि आपके पास ये जो फॉर्मेटिंग है, नाम, टेबल का नाम, कैलकुलेशन, ये सारी चीजें पहले से हो रखी हैं। एक सैंपल डेटा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इनवॉइस नेम, आइटम नेम, ऐसे ये टेम्पलेट तैयार करा हुआ है पहले का। अच्छा टेम्पलेट में एक्सेल कह रहे हो है ना, यही कह रहे हो ना? आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई ऐसा टेम्पलेट बनाना, जैसे मैंने आपको बोला कि मंथली कोई काम करते रहना पड़ता है बार बार, उसके टेम्पलेट बना के सेव कर लो। उसमें डेटा अपने आप आता है। हाँ, जो भी मंथ के आपको सेव करना है उस मंथ की फाइल के नाम से एक नई सेव एज करते रहो फाइल को, ओरिजिनल फाइल एज इट इज रह जाएगी। जैसे मान लो मुझे हर मंथ एट द एंड ये काम करना पड़ता है कि टोटल एस्टिमेटेड, टोटल एक्चुअल, टोटल डिफरेंस लिखकर यहाँ पर उसका चार्ट बना हुआ आ जाए, तो आपने ऐसे तरीके से ना एक ये तो यहाँ अमाउंट लिखा है, टेम्पलेट का मतलब बेसिकली ऐसे होता है कि आप ये ऐसे फॉर्मूला को एज इट इज रहने दो कि जो वैल्यू लिखोगे वो वैल्यू फॉर्मूला में आती रहे।
हाँ, हम लोग ये यूज करते हैं लेटर्स बनाने में। हाँ। अपन ना डमी उसमें डेटा मर्ज कर देते हैं एक्सेल में। देखो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यूज को हटा दो, बाकी फॉर्मूलाज एज इट इज रह जाएं। हाँ, इसमें वैल्यू मर्ज कर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डालते रहो। आपके पास फॉर्मूला लगा हुआ है, फॉर्मेटिंग हो रखी है, पर्सनल एक्सपेंस वगैरह यहाँ पर है, इनकम ये यहाँ पर है, मंथली बजट है, हाइलाइट्स है। आपका ये चेंज रहेगा, नया चार्ट खुद से बनता रहेगा। अब आप क्योंकि इसमें चेंज कर चुके हो, तो जब चेंज कर लिया तो फाइल को सेव जगह सेव एज कर दो अपने नए नाम से, तो ओरिजिनल वाली जो टेम्पलेट थी वो एज इट इज रह जाएगी। ठीक है, तो अब प्रैक्टिस करो एक्सेल की। अब जो 8 तारीख है, 8 तारीख को आप में से किसी के डाउट होते हैं, आप में से जिसके भी डाउट होंगे आपको पहले बताना पड़ेगा कि एक्सेल में डाउट्स हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको क्लास के लिंक शेयर करूंगा, तब आप 8 तारीख को डाउट्स क्लियर कर सकते हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। और आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन कनेक्टेड है, अगर किसी ने पावर बीआई पढ़ रखा है और वो नहीं पढ़ना चाहता, तो फिर वो पावर बीआई की क्लासेस को स्किप कर सकता है, जो सेम शेड्यूल में फॉलो होंगी 9 तारीख से। और अगर जिसने भी पावर बीआई नहीं पढ़ रखा है, उन सभी के लिए पावर बीआई स्टार्ट होगा 9 नवंबर को। ठीक है, सेम शेड्यूल रहेगा 12 से 2, सैटरडे संडे। ठीक है, तो अभी एक हफ्ता आपके पास पूरा है प्रैक्टिस करने के लिए, एक क्लास एक्स्ट्रा है, और इसके अलावा भी उस क्लास के बाद भी अगर आप पे कुछ और भी डाउट्स रह जाते हैं तो भी आप बता देना, फिर अलग से किसी ट्यूसडे को टाइम प्रोवाइड करूंगा फिर। सर हम इस वीक में एक्सेल का काम कर लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है सभी को? आप सभी लोग अलग अलग बैचेस से हैं, किसी किसी स्टूडेंट का हो चुका है, किसी का नहीं हुआ। जिसका भी नहीं हुआ वो मुझे बता देना, मैं आपकी लिंक में शेयर करूंगा। जैसे कि जो 8 सितंबर वाले स्टूडेंट्स, उनका पावर बीआई नहीं हुआ, उन सभी को अटेंड करना है। ठीक है, उसके अलावा और जो भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बता दूंगा, प्रोवाइड करूंगा क्लास लिंक। 27 अक्टूबर हो गया, 8 सितंबर हो गया। उसके अलावा तो बाकी सभी ने पावर बीआई कर लिया है। अगर तभी अटेंड करना है तो मैं लिंक शेयर करूंगा फिर तभी। ठीक है, मेरे को आप ग्रुप में बताना सभी लोग। बाकी असाइनमेंट जो भी आपके डैशबोर्ड क्रिएट करके आपको सबमिट करने हैं, असाइनमेंट सबमिशन की लिंक ग्रुप में शेयर कर सभी को। लिंक में जाके एक्सेल फाइल अपलोड करनी है आपको। कब तक करनी है? 10 तारीख तक करनी है। ठीक है, कुछ पूछना है, कोई डाउट वगैरह? पहले प्रैक्टिस करने का टाइम चाहिए, अभी तो प्रैक्टिस कर लो। चलो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। बिजनेस इंटेलिजेंस।